अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लाए हैं आपके लिए न्यू उर्दू स्टोरी। तो जल्दी से पढ़ें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। शुक्रिया। भरे मजमे में मौजूद लोग हैरत से अपने सामने खड़ी खिड़की को देख रहे थे जिसने कुछ दिन पहले अपने बाप खोया था। मगर उसके चेहरे को देख कहना मुश्किल था कि वो तकलीफ में है या उसे फर्क पड़ा। क्या हो गया उसे? ऐसे क्या देख रहे हैं आप सब? सबकी निगाहों का मरकज बनने पर बाल पीछे झटकते सामने आते सबको देखने लगी। ऐसी जुर्रत आज तक हवेली की औरतों ने नहीं की थी। इन सबकी नजर हैरत जायज थी। बेटा, पंचायत के फैसले मर्दों के करने के लिए होते हैं और मर्द अपने फैसलों में हमेशा औरतों को घसीटते आए हैं। तो अब एक औरत फैसला करने आई है तो हर्ज कैसा? सरपंच साहब, इसकी बात पर वहां मौजूद सभी लोगों को झटका लगा था। बेटा, फैसला हो चुका है, हमने फैसला कर लिया है। सरपंच को देखे उसके चचा आगे आए। क्या फैसला किया है आपने? वो अब उनकी जानिब मुतवज्जा थी। उसका नखरा, उसका अंदाज ऐसा था कि कोई भी इससे बात करने से पहले सोच जरूर रहा था। वो हमें जमीन देने को तैयार हैं, उसने मुकाबिल का बताया। बस जमीन? सालों पहले जब एक कत्ल हुआ था तब तो मेरी माँ को खून बहा में लाया गया था ना जमीन। उसके लहजे में मसनूई हैरानी थी। करीम खान ने पहलू बदला। हर चीज ठीक जा रही थी मगर फिर वो न जाने कहाँ से आ गई। बेटा, वो रियायत तो पुरानी हो गई है, लेकिन मुझे जमीन नहीं चाहिए सरपंच साहब। इसी बात पर वहां मौजूद लोगों में सरगोशियां शुरू हुई थी। फैसला हो चुका है शेरीना। करीम खान ने फिर कोशिश करनी चाहिए मगर उसने जिन निगाहों से देखा था उन्हें लगा जैसे वो औरत वापस आ गई है जिसने पूरे गांव से बगावत कर आजादी हासिल की थी। मैं सोहेल खान की बेटी हूँ और क्योंकि मेरा भाई नहीं है तो इनके कत्ल का बदला मैं लूंगी चाचा जान। उसका फैसला अटल था। तो कहो, क्या फैसला है तुम्हारा? सरपंच की बात पर उसने सामने मौजूद लोगों को देखा जिनसे उसका बड़ा गहरा रिश्ता था मगर अब दिल में सिवाय नफरत के और कुछ नहीं था। वो आगे बढ़ी और बगौर सबको देखा। इस जगह कोई ऐसा नहीं था जिससे वो मुतासिर होती। इसकी निगाहें इस शख्स पर पड़ी जो सामने सर झुकाए खड़ा था। सिया शलवार कमीज में मरबूط सादा सा देहाती आदमी। जैसा उसने तस्वुर किया था, चेहरे पर कोई विस्तार सी मुस्कुराहट सजाए उसने सीने पर हाथ बांधा। मुझे खून बहा में बड़े खान का सबसे छोटा पोता शमीर खान चाहिए। इसकी बात पर सामने खड़े शमीर खान ने झटके से सर उठाए उसे देखा। हरगिज नहीं, तुम पागल हो गई हो लड़की। भला लड़के भी कभी खून बहा में गए हैं? रणवीर खान गुस्से से बिलबिलाते अपनी जगह से उठे। सोहेल खान? खान हवेली के सबसे बड़े बेटे थे। इनके छोटे भाई करीम खान थे जिनकी दुश्मनी बड़ी हवेली के लोगों से सदियों पुरानी थी। बड़ी हवेली तनवीर खान की मलकियत थी, जहां वो अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते आए थे और अब इस हवेली में इनकी नई नस्ल परवान चढ़ रही थी। कुछ दिन पहले सोहेल खान और तनवीर खान के बड़े बेटे के आपस में जमीन के लिए झगड़ा हुआ, जो इस कदर बढ़ गया कि आखिर में सोहेल खान की जान चली गई। इनके गांव में आज भी पुलिस को बीच में डालने का रिवाज नहीं था, इसलिए पंचायत बिठाई गई, हर कोई अपना मफाद सोचे हुए। मगर अचानक शरीना खान की आमद ने सबके खौफ मलिया मेट कर दिए। बात सुनो शरीना, इतने सालों से तुमने भाई को पूछा पूछा तक नहीं और अब तुम इन पर अपना हक नहीं जमा सकती। करीम खान को उसका फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतनी बड़ी जमीन की जगह शमीर खान को ये सौदा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मगर सामने वो थी जो एक बार फैसला कर लेती थी तो उसे अपनी जगह से हिला नहीं सकता था। ये बातें करके आप हकीकत हकीकत बदल नहीं सकते कि मैं इनकी बेटी हूँ और इनकी मौत का हिसाब भी मुझे ही लेना है और मेरा फैसला यही है कि मुझे अपनी बहा में शमीर खान चाहिए। इसकी जिद पर करीम खान ने लाख पैर पटके मगर वो शरीना खान थी, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदाकारा। इनकी कोई बात कोई दलील उसकी काम की नहीं थी। रणवीर खान, क्या आपको ये फैसला मंजूर है? सरपंच साहब, आप रणवीर खान से पूछ रहे थे जो किसी जख्मी नाक की तरह बैठे थे। इनसे क्या पूछ रहे हैं? सरपंच साहब, फैसला मैंने किया है, मोहर लगाएं और इस शख्स को मेरे साथ रवाना करें। मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है। जवाब तनवीर खान के बजाय शमीर की जानिब से आया तो शरीना के चेहरे पर इस्तेज़ाई मुस्कुराहट दिखरी। फैसला हो चुका था और अब वक्त था इंतकाम लेने का। मगर मगर पर वो बुरी तरह चौंकी।
खून वहाँ में चाहे मर्द हो या औरत बिना रिश्ता बनाए नहीं दिए जाते। अगर तुम्हें वाकई शमीर खान खून वहाँ में चाहिए तो तुम्हें इससे निकाह करना होगा। नहीं कर सकी तो सिर्फ जमीन पर गुजारा करो। इसी बात पर उसने गुस्से से मुट्ठियां खींची। आप अभी तक बदले नहीं ना मामू? उसकी मामू जान कहने पर तनवीर खान ने आंखें सख्ती से नीची, जैसे बहुत कुछ अपने अंदर उड़ेला हो। तुम कुछ भी कहो शरीना, सालों से यही होता आ रहा है। फैसला मंजूर नहीं तो हम जमीन अभी भी देने को तैयार हैं। वो अपना पत्ता फेंक चुके थे। शरीना ने वहां मौजूद सब पर एक सरसरीची नजर डाली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो इस मुल्क की सबसे बड़ी अदाकारा है। तुम्हारे जाहिल बेटे के लिए कभी हाँ नहीं कही। शरीना जमीन लो और बात खत्म करो। करीम खान मौका देखते ही आगे आए। लेकिन मैं हाँ कह रही हूँ चचा जान। मैं शमीर खान से निकाह करना चाहती हूँ, मगर इससे पहले मुझे कुछ कागजात पर शमीर के साइन चाहिए। इसकी बात पर शमीर ने बगौर उसे देखा, जिसके चेहरे पर कोई नरमी भरा तासुर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। साइन करो इस पर। फाइल उसके सामने रखते उसने सीने पर हाथ बांधे। वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। मैं अनपढ़ हूँ, दस्तखत करना नहीं जानता। पहली बार शरीना ने उसकी आवाज़ सुनी थी, ऐसी आवाज़ जो मुकाबले को सहर सदा करने का हुनर रखती हो। उसने चौंक कर उसे देखा, जिसकी आंखें बड़ी गहराई से उसे जायजा ले रही थी। इस बंदे में कुछ तो अलग था। वो अपनी सोचों को परे झटक कर सर हिला गई। ओह हाँ, मैं भूल गई थी कि हवेली वाले बस पैसा कमाना और छीनना जानते हैं। तालीम से उनका कोई ताल्लुक नहीं। तंज के तीर चलाते उसने अचानक ही शमीर का हाथ थाम कर खींचा और उसकी इस हरकत पर शमीर फौरन लड़खड़ाते संभला। वहीं तनवीर और करीम खान दोनों ही सुलग उठे। ये अंगूठा नहीं लगाएगा। पहले हमें बताओ कि इस कागज पर क्या लिखा है। तनवीर खान के बीच में आने पर उसने नागवारी से उन्हें देखा। मियाँ बीवी के ताल्लुक के हवाले से कुछ बातें हैं, आपको जानते हुए शर्म नहीं आएगी मामू जान? इसकी बेबाकी पर तनवीर खान का दिल किया उसका गला दबा दे, मगर वो ताकत में इससे ज्यादा थी। इसके पास पैसा था, शौहरत थी और मीडिया पुलिस थी। अंगूठा लगाओ मेरे होने वाले शौहर। इसके अंगूठे पर इंक लगाते उसने शमीर का वही अंगूठा कागज पर लगाया और फिर कागज देखते फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। अब हम निकाह कर सकते हैं सरपंच साहब। इसी बात पर सर हिलाते सरपंच साहब ने मौलवी को बुलाया और फिर अगले चंद लम्हों में वो दोनों एक ऐसे रिश्ते में बन चुके थे जिसमें सिवाय नफरत और इंतकाम के कुछ नहीं था। शहर कराची में आज भी अपनी रौनकें उरूज पर थीं। समंदर के करीब इस बड़ी सी इमारत के एक अपार्टमेंट में रोजीना बेगम ने चीनी से इधर उधर कमरे में चक्कर काट रही थी। आप इतनी टेंशन मत लें मैडम, गुस्सा होंगी। मुलाजमा की बात पर वो थक कर सोफे पर गिरी। पता नहीं इस लड़की को क्या सूझी गांव जाने की। आप जानती तो है उन्हें, वो कब क्या सोचती हैं क्या करती हैं, वो बस वही जानती है। मेरी ना मुझे टेंशन हो रही है। वो नफरत करती है उन लोगों से और अब उसका वहां जाना जरूर कुछ होगा वहां। मैं कैसे सुकून से बैठूं? तुम एक काम करो, ड्राइवर को कहो गाड़ी निकाले, मैं गांव जा रही हूँ। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। थक कर वो उठ खड़ी हुई। इसकी जरूरत नहीं है, आप देखें मैम का मैसेज आया है, वो घर के लिए निकल रही हैं। मरीना ने शरीना का मैसेज उनके सामने करते कहा। मरीना खुद भी थोड़ा पुरसुकून हुई थी, मगर वो लोग अभी जानते नहीं थे कि वो क्या करके वापस आ रही है। शमीर हाथ बांधे उसके सामने खड़ा था। उसने फैसला कबूल किया था। अफसोस हो रहा होगा ना तुम्हें इस खानदान में पैदा होने पर। इसी गिर चक्कर काटते ही शरीना ने जैसे उसका मजाक उड़ाया, मगर मुकाबिल में जैसे चुप का रोजा रख लिया था। अगर अफसोस नहीं हो रहा तो बेफिक्र रहो, आने वाली जिंदगी में तुम हर लम्हा अफसोस करोगे। शमीर का चेहरा अब भी सपाट था। शरीना ने उसे देखा और फिर कुर्सी पर बैठ गई। जूते साफ करो मेरे। उसके हुक्म पर वो खामोशी से झुका और अपनी आस्तीन से उसका जूता साफ करने ही लगा था कि वो पैर पीछे करते एक झटका से उठी। तुम शमीर खान, बहुत शौक है ना इस फर्माबरदारी का, नाटक करने का। मैं बताऊंगी तुम्हें कि शरीना खान है क्या। इसका गिरेबान दबोचे वो हो जाए। सामने मौजूद शख्स ने महज निगाहें उठाए उसे देखा। सिया आंखें शहदरंग आंखों से टकराईं। जीत कर भी हार की तिलमिलाहट, फायदा ऐसी जीत का? वो बोला तो शरीना को सर का पैर आग लगा गई। बहुत जबान चल रही है अचानक से। लेकिन अभी तो बस शुरुआत है मिस्टर शमीर, आप देखना मैं करती क्या हूँ तुम्हारे साथ। इसे कहते उसने गार्ड को इशारा किया, जो अचानक ही शमीर की गर्दन में हाथ डालता। उसका चेहरा कार के मोड़ से लगाकर शरीना के चेहरे पर बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट आई। शमीर ने उसे देखा बिना पलके झपके, क्योंकि इस तरह देखने पर वो झुंझलाई थी। इस शख्स की आंखें किसी को भी अपने शहर में मुब्तला कर सकती थी।
गाड़ी में डालो इसे पीछे, याद रखना इसका दर्जा सबसे आखिर में है। गार्ड को कहते वो ड्राइविंग सीट पर आ बैठी। फिलहाल वो सुकून चाहती थी और ड्राइविंग करते वो अपना सारा ध्यान एक तरफ लगा सकती थी। सबसे पीछे बैठे शमीर ने उसे देखा और फिर अपने बंधे हाथ पांव पर, हाँ, जैसे मैं भाग ही जाऊंगा इस डब्बा गाड़ी से, बेजारी से कहते वो सीट से सर टिका गया, क्योंकि अभी तो इस खेल की शुरुआत हुई थी, अभी तो बहुत आगे तक खेलना था, शुरुआत में ही नहीं हार सकता था वो। कोशिश करना अपनी जबान बंद रखो, वरना तुम्हारा मुंह बंद करने में मुझे लम्हा लगेगा। वो इसकी हड़बड़ाहट पर खुदाई, अगर अल्फाज सुन लेती तो सीधा गला ही दबा देती। गाड़ी तवील सफर के बाद बिलाखिर कराची की हदूद में दाखिल हुई थी। पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकते उसने मिरर के पीछे की जानिब देखा, जहां वो आंखें बंद किए सर पीछे लगाए बैठा था। शेरीना के चेहरे पर बड़ी पुरस्कार से मुस्कुराहट आई। वो खामोशी से गाड़ी से उतर गई। शमीर जो आंखें बंद किए सुकून से बैठा था, अचानक ही चेहरे पर ठंडा पानी पड़ने पर बड़बड़ाहट उठा। मगर सामने शरीना को खाली बोतल थामे देख उसे समझ में लम्हा नहीं लगा। ओह, क्या हुआ, बुरा लगा? अंदाज साफ मजाक उड़ाने वाला था। शमीर के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। वो इस तमाम अरसे में पहली बार मुस्कुरा रहा था। अल्लाह, इस शख्स की मुस्कुराहट आंखें क्या कम थी, वो पहलू बदल कर रह गई। बच्चों जैसे काम करके इतनी खुशी में तो किसी बड़ी सजा का मुंतजिर हूँ। खैर, पानी डालने का शुक्रिया। इस डब्बे में बहुत गर्मी है वैसे। तुम तुम मेरी 15 लाख की गाड़ी को डब्बा बोल रहे हो? इसकी बात पर वो तिलमिलाई। 15 लाख? उसने अजीब सी नजरों से पूरी गाड़ी को बगौर देखा। शरीना के लिए जब्त करना मुश्किल हो रहा था, मगर अपनी बकवास बंद रखो। अगर अब तुम्हारी आवाज आई तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसका गिरेबान दबोचे घुरा कर कहती वो पैर पटकती ड्राइविंग सीट पर आ बैठी, जबकि उसके जाने पर शमीर कंधे उचकाते वापस अपनी पोजीशन संभाल चुका था। अब अगर मुकाबला शुरू हो ही गया था तो अच्छे से करना था। गाड़ी अपार्टमेंट की हदूद में दाखिल हुई थी। गाड़ी पार करते वो गाड़ी से उतरी। गार्ड को इशारा करते अंदर बढ़ गई, जबकि उसके जाते ही गार्ड ने शमीर को गिरेबान से घसीटते गाड़ी से उतारा, जिस पर शमीर ने उसे देखा। देखता क्या है, खाएगा क्या? इसके देखने पर गार्ड ने उसे मारना चाहा, मगर शमीर उसका मुक्का रोक गया। हाथ उठाने की गलती मत करना खान साहब, इसकी मार बर्दाश्त करना मजबूरी है, मगर तुम्हारी हरगिज नहीं। उसका हाथ पीछे झटकते वो अंदर बढ़ गया, जबकि गार्ड तो उसके नए रूप पर हैरान हुआ था। मगर दिल संभालते वो तेजी से उसका गाता उसका बाजू पकड़े सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैडम का हुक्म है तो सीढ़ियों से जाएगा। उसे लिफ्ट को देखते देख गार्ड कहता उसे लिए ऊपर चढ़ने लगा, जबकि शमीर ने नागवारी से उसे देखा। वो गार्ड शमीर को लिए ऊपर अपार्टमेंट के सामने आया, जहाँ शरीना पहले से मौजूद थी। शरीना, बाहर क्यों खड़ी हो बेटा, अंदर आओ, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। क्यों गई थी आखिर तुम गाँव? अब हमारे इस जगह से कोई ताल्लुक नहीं। रोजीना बेगम जो अपने ध्यान में इस तक आई थी, सामने खड़े शमीर को देख बुरी तरह चौंकी। ये कौन है? इनके सवाल पर शरीना ने एक नजर शमीर को देखा और फिर अपनी माँ को। मुलाजिम है मम्मा, बशीर छुट्टियों पे जा रहा है, मुझे ड्राइविंग की जरूरत थी और फिर हमें घर के काम करने के लिए भी तो कोई चाहिए था ना, भरोसे का बंदा, तो इसलिए मैंने रख लिया। उसकी बात पर शमीर के होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट उभर कर मालूम हुई। अच्छा, ठीक है जुनैद, तुम उसे लेकर अंदर जाओ और तुम शरीना मेरे साथ आओ। बात को कहते हुए शरीना का हाथ थामे अंदर बढ़ गई। तुम्हें क्या जरूरत थी गाँव जाने की? तुम्हें मना किया था ना मैंने कि अब हमारा इस जगह से कोई ताल्लुक नहीं। वहां मौजूद हर इंसान से मुझे शदीद नफरत है शरीना। उसे बेड पर बिठाते वो खुद उसके सामने बैठे। मेरा बाप मर गया था ना, इसका रिश्ता आपसे खत्म हुआ था, मुझसे नहीं। कुछ हिसाब किताब निकले थे मेरे इन लोगों की तरफ, जो कि अब खत्म हो गए। अब आप बेफिक्र रहें, मौजूद किसी भी शख्स से हमारा कोई रिश्ता नहीं। न बड़ी हवेली वालों से न छोटी हवेली वालों से। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद की है उन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं मम्मा, ना कभी होगा। अपनी बात कहते हुए ये भूल गई थी कि बड़ी हवेली वालों के साथ वो दुश्मनी में ही सही एक बहुत गहरा रिश्ता जोड़ चुकी थी। उसका अंजाम क्या होने वाला था ये तो आने वाला वक्त ही बताता। ड्राइवर, कल सुबह मेरी बहुत अहम मीटिंग है, तो सुबह तैयार रहना और याद रखना मुझे देर करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं। अपने कमरे में जाते ही उसने शमीर को अपने पास बुलाया और उसे खास हिदायत दी, जिस पर उसने नफी में सर हिलाया। ये तुम अपना सर नफी में क्यों हिला रहे हो? अगर तुमने मेरी बात से इनकार करने का सोचा भी ना शमीर खान, तुम्हारा वो हशर करूंगी कि दुनिया तमाशा देखेगी, याद रखना।
मुझे काम देने से पहले अपने आप को ये बात सोच लेनी चाहिए कि मैं इस शहर में नया हूँ, अभी कुछ घंटों पहले यहाँ आया हूँ, मुझे यहाँ के रास्ते कैसे मालूम होंगे। हमारे यहाँ ना एक चीज होती है जिसे हम मोबाइल कहते हैं, उसमें जो लोकेशन डालते हैं ना तमाम रास्ते आपको दिखा देती है। तो अपने ये बहाने बाजियां अपने पास रखो, समझ में आ रही है? मुझे सब समझ में आता है, मगर मैं ठहरा गांव का देहाती, मुझे कहाँ आपकी वो डिब्बा मतलब मेरा मतलब गाड़ी चलाना आएगी मैडम। उसके डब्बा कहने पर शरीना ने मुठ्ठियां भींची, मगर वो उसके रिएक्ट करने से पहले ही बात बदल गया। तुम मेरे साथ चालाकी नहीं कर सकते शमीर खान। जब तक तुम मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफी नहीं मांगोगे तब तक तो तुम सुकून का सोचना भी मत। आप शराफत से जाओ मेरी तरफ, मेरी कॉफी बना कर लाओ। अगर कॉफी में जरा सी भी गड़बड़ हुई ना तो वही गर्म खौलती हुई कॉफी में तुम्हारे मुंह पर दे दूंगी। और इस बात को धमकी मत समझना। इसका कॉलर पकड़े अपना चेहरा शमीर के कानों के करीब करते हुए उसे धमकाती अपने कमरे में गायब हुई, क्योंकि उसने अपने कॉलर को झटका देकर साफ किया और किचन की जानिब बढ़ गया। ये स्टार्लिंग कल मिलते हैं ना। शमीर को कमरे में आकर देख शरीना इठाए हुए बेड पर बैठी और टांगे उठाकर टेबल पर रख ली। शमीर जो बैठी साइड टेबल पर कॉफी रख रहा था शरीना के इशारे पर रुका। मुंह क्या देख रहे हो, मेरा पैर दबाओ शाबाश। मोबाइल एक साइड में रखते हुए सुकून से बैठकर उसे टेक लगा गई, जिस पर लब काटे शमीर खामोशी से उसके सामने जमीन पर बैठकर उसके पैर दबाने लगा। वैसे तनवीर मामू को कैसा लगा कि उनका सबसे प्यारा बेटा इस वक्त मेरे कदमों में बैठा मेरे पैर दबा रहा है। चलो एक बार तो वो मुझे बख्श देते, लेकिन अब देखो ना उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा कि उनका प्यारा बेटा उनकी चचेरी बहन के घर मुलाजिम की हैसियत से रहेगा। मुझे तो सोच कर ही बहुत अफसोस हो रहा है। कि यूं अफसोस होने पर शमीर के चेहरे पर सजाया मुस्कुराहट थी। आखिर इतना के लिए अर्ज कर दूं मैडम कि आपकी कॉफी ठंडी हो रही है, पी लीजिए, वरना जब मेरे चेहरे पर मानेंगी तो मेरा चेहरा झूलेगा, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं होगा। इसकी बात पर शरीना ने खामोशी से कॉफी का मग उठाया, मगर जैसे ही उसने वो कप लबों से लगाया उसका हलक तक कड़वा हो गया। ये ये तुमने क्या बनाया, इसे कॉफी कहते हैं? वो सिर पर होकर कॉफी फेंकने वो अपनी जगह से खड़ी हुई। शमीर ने एक नजर कॉफी से भीगी अपनी कमीज को देखा। मैंने चेक करके दी थी, मुझे लगा जितनी कड़वी आपकी जुबान है मैडम, ये कॉफी तो आप पी ही लेंगी। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। वहाँ पंचायत में क्या हुआ था जब मैंने तुम्हें फोन बहाने मांगा था? तब तुम्हारी जबान तालू से चिपक गई थी या किसी ने इसमें ग्लू लगा दिया था? वहाँ अगर तुम जबान खोलते तो शायद तुम्हारी ये हालत ना होती। दफा हो जा अपनी शक्ल लेकर। सबसे उसे खोलते उसने नल जमीन पर फेंका, जो अगले ही लम्हों में टुकड़ी की सूरत पूरे फर्श पर बिखर गया। जाने से पहले उसे साफ करके जाओ। शमीर खान, बहुत गुरूर है तुम्हें बड़ी हवेली का बेटा होने पर। यही गुरूर तोड़ूंगी तुम्हारा, नाक रगड़ने पर मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी। तुम और तुम्हारे खानदान को अपनी माँ के सामने झुकाओगे, याद रखना। दूसरे से कॉल कर कहती वो वहां से वॉकआउट कर गई। बैल्कनी में आकर उसने गहरा सांस लेते हुए खुद को पुरसुकून करना चाहा था। जो कुछ उसकी माँ के साथ हुआ था वही इन सब लोगों को लुटाना चाहती थी। इसकी माँ भले माजी की सारी बातें भूल गई हो, मगर वो अपनी माँ की आंसू, उनकी सिसकियां, उनके जिस्म पर लगे वो निशान, वो जख्म कभी नहीं भूल सकती। उसकी माँ तनवीर खान की सौतेली बहन थी। सालों पहले उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए रोजीना बेगम को छोटी हवेली में खून बहा के तौर पर भेजा। और सोहेल खान, उन्होंने रोजीना बेगम को ये बताया था कि असल में खून बहाने जाने वाली लड़की के साथ होता क्या है। मारपीट, जिस्मानी तशद्दुद। सोहेल खान ने रोजीना बेगम को जिंदा लाश बना दिया था, जो सुबह उठते ही हवेली वालों के जुल्म सहती, उनके काम करती, उनकी जिंदगी मुलाजमों से भी बदतर थी। और फिर रात में सोहेल खान उन्हें अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करता, उनके साथ किसी जानवर से बदतर सलूक करता और फेंक कर रवाना हो जाता। यहाँ तक कि शरीना की पैदाइश पर भी वो इंसान अपनी दरिंदगी दिखाने से पास नहीं आया था। रोजीना बेगम सिर्फ इसलिए सारे गम, सारी तकलीफ बर्दाश्त करती रही क्योंकि उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो जानती थी हवेली वाले उन्हें दोबारा कभी कबूल नहीं करेंगे। माँ के मरने के बाद वो लोग तो वैसे भी इनसे जान छुड़ाना चाहते थे, और इस खून बहाने उन्हें ये मौका फराहम किया था। उन्होंने रोजीना बेगम को बोझ की तरह सर से उतारा। रोजीना बेगम हर चीज सहती रही, लेकिन जब बात शरीना की आई उनका सब्र वहीं खत्म हुआ। वो 4 साल की थी जब हवेली के एक मुलाजिम ने शरीना के साथ बस खाली करने की कोशिश की। तो शुक्र था कि रोजीना बेगम हर वक्त वहां पहुंच गई और शरीना को जिंदा दरगोर होने से बचा लिया। उस दिन पहली बार ऐसा था कि जब वो अपने भाई के सामने गिड़गिड़ाई थी कि उन्हें ना सही लेकिन कम अज कम शरीना को तो अपने पास रख लें।
वो उसे महफूज हाथों में देखना चाहती थी, मगर तनवीर खान ऐसा मंजूर नहीं था। आखिर वो क्यों एक ऐसी लड़की को अपनाते जिसकी माँ से उन्होंने बहुत मुश्किल से जान छुड़ाई। वो वक्त रोजीना बेगम के लिए बहुत कठिन था। शरीना 5 साल की होने वाली थी। वो रोज अपनी माँ को पिटते देखती। वो अपनी माँ के जिस्म पर निशानात देख उसे अपने ही बाप से नफरत होती थी। उसे अपने मामू से नफरत होती थी, जो उसकी माँ को हर वक्त ये एहसास दिलाते थे कि वो सिवाय गलाजत के ढेर के कुछ नहीं है। वो 5 साल की लड़की जो नफरत के लफ्ज तक से वाकिफ नहीं थी, अपने मामू और अपने ताया से नफरत करना शुरू कर चुकी थी। मगर कहते हैं ना, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। गांव में आई एनजीओ टीम रोजीना बेगम के लिए निजात का जरिया बनी। वो एनजीओ औरतों के हुकूक के बारे में बात करती थी, औरतों को स्टैंड लेना सिखा रही थी। और इस वक्त रोजीना बेगम को एहसास हुआ कि अब वक्त आ गया है स्टैंड लेने का। अपने लिए नहीं, मगर अपनी बेटी की जिंदगी के लिए, सिर्फ मुस्तकबिल के लिए। और फिर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। इन औरतों ने रोजीना बेगम का साथ दिया। वो औरत जो अपनी शादी के 8-9 साल तक अपने शौहर से पीटती रही, मार खाती रही, अपनी बेटी की इज्जत और आबरू बचाने की खातिर डट कर खड़ी हुई। उन्होंने न सिर्फ सोहेल खान से तलाक ली, बल्कि तनवीर खान को भी कटहरे में ला खड़ा किया। मगर वो एक मजबूत आदमी थे। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। रोजीना बेगम शहर आ गई। यहाँ वो एक इदारे में रहा करती थी। वही शरीना की सारी तालीम और तरबियत हुई। इंटर के फौरन बाद शरीना ने छोटी मोटी नौकरी करना शुरू कर दी। वो ज़हीन थी, खूबसूरत थी। कॉलेज में वो एक फंक्शन में आदमी की नज़रों में आ गई। उन्होंने शरीना से राब्ता किया। वो इस एक इश्तिहार में लेना चाहते थे। शरीना के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पैसा उसकी नौकरी से कई ज़्यादा था। रोजीना बेगम उसे दलदल में धंसने नहीं देना चाहती थी, मगर शरीना की जिद, उसका जुनून रोजीना बेगम को घुटने टेकने पर मजबूर कर गया। शरीना मजबूर थी और अपनी इज्जत की हिफाजत अच्छे से करना जानती थी। उसने इश्तिहार से शुरू करते करते इस इंडस्ट्री में अपनी एक नई पहचान बनाई। शरीना खान इस मुल्क की सबसे बड़ी अदाकारा बन गई। इसके आगे किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। और आज एक बार फिर माजी के चक्कर में फंसी अपने जख्मों को अपने हाथ से कुरेद बैठी। हवेली में इस वक्त कोहराम मचा हुआ था। जुबैदा बेगम ने रो रो कर पूरी हवेली को सर पर उठा रखा था। फिर हिम्मत कैसे वो कौड़ी की लड़की की कि मेरे बेटे का सौदा कर। मैं नहीं जानती खान, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। जुबैदा खान की बात पर तनवीर खान ने नागवारी से उन्हें देखी। तुझे क्या लगता है जुबैदा, मैं खुश हूँ इस फैसले से कि मेरा बेटा इस औरत के घर एक मुलाजिम की हैसियत से गया है? हरगिज नहीं। मगर मेरी बात याद रख, तू शमीर खान है, मेरा तनवीर खान का खून। वो अपना बदला खुद लेगा जिंदगी से। आपको क्या लगता है वो लड़की इतनी सीधी है कि शमीर खान इससे बदला लेगा और वो लेने देगी? वो लड़की रोजीना की बेटी है, जानते रहेंगे उसने किस तरह इन शहरी औरतों के साथ मिलकर आपको बीच चौराहे पर खड़ा किया था। इस तरह वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकली थी। इस तरह उसने सोहेल खान से तलाक ली थी। और आप इन औरतों को कमजोर मत समझो खान। वो कमजोर नहीं है, लेकिन हम इनसे ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि हम मर्द हैं। मेरी माँ को जानती हो, मेरी माँ बहुत मजबूत थी, मगर बाबा जान की दूसरी शादी ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। और वो औरत, उसने हमसे हमारे बाप को छीन लिया। नफरत करता था मैं इस औरत से। और जब वो मरी तो मुझे लगा जैसे मेरी माँ फिर से जी उठी हो। मगर वो रजीना, मेरी माँ, जब जब उसे देखती थी, सारे पुराने जख्म हरे हो जाते थे। इसलिए जब मेरे हाथों करीम खान के घर का खून हुआ, तो इस वक्त मुझे पहली बार खुशी हुई कि अब इस रोजीना से हमारी जान छूट जाएगी। और हमारी जान छूट भी गई थी। सोहेल खान मुझसे नफरत करता था, और यहाँ नफरत वो रोजीना से करने लगा। हर चीज वैसे ही जा रही थी जैसा मैंने सोचा था। इस रोजीना की हमारी जिंदगी में से चले जाने के बाद हमें जिंदगी में सुकून आ गया था। और फिर वो तो ये गाँव ही छोड़कर चली गई थी, मगर अब उसकी बेटी न जाने वो कहाँ से आ गई। शमीर खान को उसकी इस बेइज्जती का बदला लेना ही होगा। हमें सिर्फ सब्र करना होगा जुबैदा, सिर्फ सब्र। उसकी बात पर भी जुबैदा को सब्र नहीं आया, मगर अब वो अब कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय रोने के। पंचायत का फैसला हो गया था, और जब उनके मियाँ उन्हें सब्र करने का बोल रहा था, तो उन्होंने ना चाहते हुए भी सब्र करना था, किसी भी हाल में। शमीर खान शमीर शरीना की चीखें पूरे घर में गूंजी। तो शमीर सुकून से उसके कमरे में आया, जहां वो हाथों में अपना महंगा तरीन डिजाइनर ड्रेस पकड़े खड़ी थी, जिस पर बड़े बड़े तेल के धब्बे थे। फ्रेश होने से पहले वो शमीर को इस सूट को इस्त्री करने का हुक्म देकर गई थी, और अब वापस आई तो उसकी सूट की ये हालत थी। और जब उसकी नजर शमीर के बालों पर पड़ी, तो उसका दिल किया वो इस इंसान के चेहरे पर गरम गरम इस्त्री रखे। ये क्या किया तुमने मेरे सूट का? हाँ, ये इतना तेल
क्या किया तुमने? हाँ, तुम तेल में नहा कर आए हो, अपनी शक्ल देखो तुम। उसका बस नहीं चल रहा था कि बस शमीर का गला ही दबा दे। मैडम, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो बस आपको हुक्म माना है। मैंने आपको कहा था कि वो जानबूझकर बात अधूरी छोड़ गया। चेहरे पर मासूम बेचारी की सजाए वो शरीना को गुस्सा दिला रहा था। अचानक ही शरीना ने उसका गिरेबान दबोचा और उसे अपने साथ दूसरे से आगे बढ़ी। मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़े मुझे। वो जो बाथरूम का दरवाजा खोल रही थी उसकी मज़ाहमत पर गुस्से भरी नजर से उसे देखने लगी। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या हूँ। उसी से कहते उसने शमीर को बाथरूम में धकेला और अचानक ही शावर ऑन कर दिया। ठंडा ठार पानी अपने जिस्म पर महसूस करते शमीर की आह निकली। वो अपने पूरे कपड़ों समेत ठंडे पानी नीचे खड़ा था। तब शरीरा ने उसके हाथ में अपना शैम्पू थमाया। बाल धो अपने, 2 मिनट के अंदर अंदर बाल धो। वो इतनी जोर से बोल रही थी कि शमीर को लगा उसके कान के पर्दे ही फट जाएंगे, मगर बिना मज़ाहमत के वो सुकून से उसके महंगे तरीन शैम्पू से अपने बाल धोने लगा। आइंदा अगर मुझे तुम्हारे इन बालों में तेल नजर आया तो तुम्हें गंजा करवाने में 2 मिनट नहीं लगाऊंगी, शमीर खान। उसके बाद पर शमीर को झटका लगा था अपने बालों के जाने का। सोचते उसे झुरझुरी से आई, मगर वो ये बात शरीरा मैडम के सामने जाहिर नहीं कर सकता था, किसी सूरत नहीं, वरना वो कुछ भी कर सकती थी। उसे धमकी देते वो जैसे ही मुड़ चुकने फर्श पर उसका पाँव फिसला। इससे पहले वो गिरती, शमीर ने उसे अपने बाजुओं का सहारा देते गिरने से बचाया। जरीना ने बेख्तियार शमीर को कॉलर से जकड़ा। शमीर के दोनों हाथ उसकी कमर पर जमे थे, वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे कि शमीर की सांस। शरीना को अपने चेहरे पर फटी महसूस हो रही थी। अपनी कमीज कमर पर शमीर के हाथों का लम्स महसूस कर शरीना का दिल बुरी तरह धड़का। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की? अपना गलीज हाथ दूर रखो मुझसे। शमीर के हाथ नीचे झटकते वो गुदाई और दीवार का सहारा लेते उससे दूर हुई। अगर मैं मदद नहीं करता तो आप जमीन बोझ होती मैडम, और शायद इससे 2 हड्डियां भी टूट चुकी होती। शमीर की बात पर उसने वार्निंग के अंदाज में उसे उंगली दिखाई। मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो तुम, शमीर खान। शराफत से ये बाल धोकर ये सारा एरिया साफ करो और नीचे आओ, तुम्हारे लिए आज बहुत काम है। उसे कहते हुए ध्यान से चलते कमरे से निकल गई। जबकि वो गर्दन मोड़े उसे देखता कि तमाम अरसे में पहली बार खुलकर मुस्कुराया था। अपने बालों में हाथ चलाते उसने शरीना का महंगा तरीन कंडीशनर अपने बालों में लगाया। वो गुस्से से कमरे में चक्कर काट रही थी। इस इंसान को बदले के लिए यहाँ लेकर आई थी, मगर हर चीज उल्टी होती जा रही थी। तो सोचे उसने मोबाइल निकाल कर ऐप ओपन की। दुश्मन आपके घर में रह रहा हो तो बदला किस तरह लिया जा सकता है? टाइप करते उसने स्क्रीन पर देखा जहां दुश्मन से बदला लेने के लिए तरीका सामने आए, जिनसे सबसे ऊपर दुश्मन की कमजोरी पर वार करना था। हम्म, मैं शरीर की कोई कमजोरी नहीं जानती, ये नहीं चलेगा। तो उससे कहते वो दूसरे ऑप्शन देखने लगी जहां उसकी आवाम के सामने बेइज्जती करने का कहा गया। अपनी बेइज्जती पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उफ, आखिर इतना मुश्किल क्यों है? काश तुम लड़की होते तो मौत धाड़ तो कर ही लेती मैं। होशे से मोबाइल पटकते वो मुड़ी, मगर सामने अपनी माँ को देख वो फौरन घबराई। किसे मारने का प्लान बना रही हो लड़की? कॉफी का मग उसके सामने रखे वो उसके पास आ बैठी। कुछ नहीं, बस वो सीमा ने एक प्रोजेक्ट लटकाया हुआ है, उन्हें कहते। आप उठकर अलमारी तक आई और एक डॉक्यूमेंट उन्हें थमाया। ये क्या है? आपके टिकट्स। आप नेक्स्ट मंडे बाहर जा रही हैं और मैं नहीं सुनूंगी। ना, नहीं सुनूंगी। डॉक्टर की खास हिदायत है मम्मा, आपको अपना इलाज ठीक से करवाना होगा। वो दिल के आर्जे में मुब्तला थी और शरीना चाहती थी कि उनका इलाज अच्छे से हो, इसलिए वो उन्हें बाहर मुल्क भेज रही थी। तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो, मैं तुम्हें मुलाजिमों के मैं छोड़ नहीं सकती। कुछ वक्त की बात है बस, आपका साथ सबसे जरूरी है। बीमार होंगी तो मैं कैसे काम सब कर सकूंगी, कैसे खुश रहूंगी? आपकी सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पैकिंग स्टार्ट करें। इसका अंदाज इतना अटल था, रोजीना बेगम को मानना ही पड़ा। रोजीना बेगम अपने इलाज के लिए बाहर मुल्क रवाना हो चुकी थी। शरीना कुछ देर पहले ही उन्हें ड्रॉप करके वापस आई थी। दिल अजीब बोझल सा हो रहा था। शमीर ने खामोशी से उसे देखा और फिर कुछ देर बाद उसने शरीना की कॉफी उसके सामने रखी। मैंने कॉफी नहीं मंगवाई, आपको जरूरत होगी इसलिए मैं ले आया। इसकी बात पर शरीना ने शमीर को देखा। तुम्हें लगता है शमीर तुम मेरा ख्याल रखोगे तो मैं सब भूल जाऊंगी? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, आप यहाँ मुझे अपना मुलाजिम बना कर लाई थी शायद, और मैं वही कर रहा हूँ। इसके जवाब पर शरीना ने उसका चेहरा देखा। नफरत थी उसे हवेली वालों से, मगर सामने खड़ा शख्स कुछ अजीब सा था, कोई इसरार था।
कुछ दिन पहले उसने जानबूझकर गर्म कॉफी शमीर के हाथ पर गिराई, मगर उसने तकलीफ जाहिर तक नहीं की। रोजीना बेगम से उसे डांट पड़ी थी कि इसकी वजह से शमीर को तकलीफ हुई, और शमीर के सामने डांट खाने पर वो तिल मिलाई थी, मगर फिर सारे बदले बाद में लेने का सोचते वो पुरसुकून हो गई, और अब वो उसके साथ अकेला था तो उसके साथ किसी भी तरह का सलूक कर सकती थी। सुनो शमीर, कल मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए निकलना है, सुबह 7 बजे। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी होना चाहिए। हुक्म साजिर करते वो उठकर अपने रूम में बंद हो गई। शमीर ने कॉफी के मग को देखा जिसे वो खत्म कर चुकी थी, खाली, मगर देख वो पुरस्रार सा मुस्कुराया। इधर इधर देखते उसने पहले सबके वहां ना होने का यकीन करते रोजीना बेगम के कमरे का रुख किया। सुबह का आगाज हो चुका था। आसमान पर सुरमई रंग ने अपना बसेरा जमाना शुरू किया था। वहीं इसी अपार्टमेंट के गार्डन एरिया में वो सिया शाल से अपना चेहरा छुपाए खड़ा था। मैंने पूरे कमरे की तलाशी ले ली, मगर कागजात कहीं नहीं मिले। सरगोशी के अंदाज में उसने बहुत नाराज निगाहों से इधर उधर देखा। कागजात वही होंगे, कहाँ जा सकते हैं? हमें वो कागजात तो हर हाल में चाहिए, वो भी बहुत जल्द। तुम फिक्र मत करो, मैं अपना काम मुकम्मल करते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। बस एक बार वो कागजात मेरे हाथ लग जाए। मुकाबिल को जवाब देता वो अलविदाई कलमात कहते फोन रखते जैसे ही मुड़ा, सामने खड़ी शरीना को देखकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी। तुम इतनी सुबह यहाँ गार्डन में क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए निकलना है। नाश्ता बनाकर मैं टेबल पर लगा कर आया था। जमील के जमा पर उसके माथे पर बल पड़े। तुम यहाँ खून बहा में आए हो, ऐश करने नहीं। ना ही यहाँ तुम पिकनिक मनाने आए हो। जो कि काम किया तो चलो गार्डन में जाकर सैर करता हूँ। जाओ ऊपर मेरे कपड़े प्रेस करो। आस पास मौजूद लोगों ने शरीना को देखा, मगर उन्हें फर्क नहीं पड़ा था। 4 लोगों में शमीर की बेइज्जती कर उसे दिली सुकून मिला था। शमीर खामोशी से अंदर बढ़ गया। वो अपने शूट पर आई थी। शमीर उसके हाथ साथ हाथ बांधे एक तरफ खड़ा था। उसे किसी और मर्द के साथ देखते उसकी आंखों में अजीब सा तासुर उभरा, जिसे वो कोई भी नाम देने से कासिर था। मैडम, चीमा साहब मिलने आए हैं। अपने मैनेजर की बात पर उसने लम्हे को सोचा और फिर सर हिलाते उठकर अंदर बढ़ गई। वो अंदर आई तो सामने ही चीमा सोफे पर बैठा था। शरीना को देख वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। आइए साईं, आइए, बड़ी देर कर दी आपने। अपने गुलाम का कब से इंतजार कर रहा है। चीमा के अंदाज पर बेजार दिखाती उसके सामने जा खड़ी हुई। मैंने आपको साफ लफ्जों में कह दिया था चीमा साहब कि मुझे आपके साथ काम में कोई दिलचस्पी नहीं। आप बराए मेहरबानी ये बार बार सर पर आना छोड़ दें। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एक बार मना कर चुकी हूँ, और मेरी ना का मतलब ना ही है। उसने बहुत वाजे लफ्जों में अपनी बात चीमा के सामने रखी और बिना उसका जवाब सुने वहां से निकल गई। बहुत गुरूर है ना तुझे अपनी खूबसूरती पर। बस मुझे मौका मिलने दे तेरी इस खूबसूरती को, तेरे इस गुरूर को मैंने अपने पैरों तले ना मसला तो मेरा अभी नाम चीमा नहीं। शेरीना के जाने के बाद वो खबाजा से कहता ग्लासेस आंखों पर लगाए वहां से निकलता चला गया। उसके अंदर बदले की आग भड़क चुकी थी, जो किसी को भी जलाकर राख कर सकती थी। शूट मुकम्मल होते ही वो बुरे मूड के साथ बाहर आई। चीमा से जब भी बात होती थी उसका यूं ही मूड खराब हो जाता था। हाँ, जलील इंसान। उसे से कहते उसने समीर को देखा। सब ठीक है? होना चाहते हुए भी पूछ बैठा। मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो, जाओ यहाँ से। उसके हाथ से गाड़ी की चाबी छीनते वो उस पर उल्टी थी। आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। जितनी तुम्हारी औकात है उतनी ही रहो, समझ आई? बिना लोगों की मौजूदगी का एहसास किए वो गुस्से से गाड़ी में बैठते वहां से निकल गई। जबकि इतने लोगों के सामने बेइज्जती पर एहसास तौहीन से शमीर का चेहरा सुर्ख हुआ था। सब उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। मुठ्ठियां पीछे वो बहुत जब्त करता आगे बढ़ा। गाड़ी वीरान सड़कों पर तेजी से चल रही थी जब अचानक मोड़ काटते उसकी गाड़ी ने झटका खाया और अगले ही लम्हे वो बंद हो चुकी थी। वो शिट, स्थिति अभी खराब होना था, क्या मुसीबत है। उसी से कहती वो गाड़ी से उतर आई। शाम ढलने लगी थी, सूरज कहीं गायब हो चुका था, और अब आसमान पर सियाही ने अपना राज जमाना शुरू कर दिया था। ऐसे में इस वीरान सड़क पर उसे दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। लम्हे को उसे खौफ महसूस हुआ था, क्योंकि इसके पास ना ही गार्ड थे ना ही कोई हिफाजती चीज। उसे ये भी नहीं पता था कि गाड़ी ठीक कैसे होगी और गाड़ी के अंदर मसला क्या है। न जाने कितनी देर वो यूं ही सड़क पर पागलों की तरह खड़ी रही।
अब उसे रो रो कर पछतावा हो रहा था, काश वो शमीर को अपने साथ ले आती तो ये सब ना होता। चलिए मैडम, अब पैदल चलना शुरू कीजिए, क्योंकि इस वीरान जगह पर तो कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। खुद से कहते वो अपना बैग निकाल कर गाड़ी लॉक कर दी, रास्ते पर चलने लगी। चारों तरफ भू का आलम था, इससे पास गुजरती इक्का दुक्का गाड़ियां भी इसे रोकने पर नहीं रुक रही थी। उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। फिजा में खंजी बढ़ती जा रही थी जब अचानक एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। अंदर बैठे दो आदमियों को देख उसे खौफ सा महसूस हुआ था, क्योंकि इनकी निगाहें उसे अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी। कोई मदद चाहिए मोहतरमा? खबासत से कहते इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर उसे नहीं, बहुत शुक्रिया, उन्हें जवाब देते वो तेज तेज चलने लगी। भीड़ की वजह से रोड पर बार बार उसका पैर मुड़ रहा था, मगर वो चलती जा रही थी, क्योंकि वो गाड़ी मुसलसल उसके पीछे आ रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। तेजी से चलते अचानक उसका पैर बुरी तरह मुड़ा और वह जमीन पर गिरी। गिरने से हथेलियां छिल गई थी। मौका देखते ही वो गाड़ी वाला गाड़ी से उतरते उसके पास आया और उसके पास से आती शराब की बदबू शेरीना को अपने हवास झंझोरती महसूस हुई। देखा, नाजुक कली है, चला भी नहीं जा रहा। उठ, मेरे साथ चल। इस आदमी के आगे बढ़ते शहरीना का हाथ थामा। चाहा चाहा ही था जब अगले ही लम्हे उसकी चेताएं खामोश फिजा को चीरती चली गई। मेरी बीवी से अपना गलीज हाथ दूर रख। इस आदमी का हाथ मरघुट कर कमर से लगाते शमीर ने एक जोरदार मुक्का उस आदमी के चेहरे पर मारा तो वो दर्द से बिलबिला उठा, पीछे की जानिब गिरा। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। वो आदमी शमीर को मारने के लिए उसकी जानिब बढ़ा, मगर वो एक लात इस आदमी के सीने पर मारते तेजी से शरीना की जानिब आया और उसे खड़ा करते अपने पीछे किया। इस आदमी के रोड पर गिरते ही दूसरा आदमी गाड़ी से उतरता तेजी से शमीर की जानिब बढ़ा। वो दोनों आदमी शमीर पर हमला कर रहे थे, मगर शमीर अपनी पूरी जान लगाकर इन दोनों से मुकाबला कर रहा था। शरीना एक तरफ खौफजदा सी खड़ी थी, इसकी आंखों में खौफ हिलकोरे ले रहा था, उसकी जान निकली जा रही थी। इस आदमी ने चाकू निकाला तो सही मायने में शरीना की जान निकली। इससे पहले वो शमीर को वार्न करती, वो आदमी शमीर पर वार कर गया। शमीर, वो चिल्लाई। उसके चिल्लाने पर शमीर अलर्ट होता, उनका मुकाबला करते अपना हाथ जख्मी कर बैठा। शमीर के मारने पर वो आदमी बमुश्किल अपनी जान बचाते तेजी से गाड़ी में बैठे वहां से फरार हुए, जबकि शरीना उसका तो पूरा वजूद लरक रहा था। शमीर खामोशी से उसके पास आया और हाथ में मौजूद शॉल उसके गिर्द डाली। घर चले मैडम, उसे बाजुओं के घेरे में लिए वो आगे बढ़ा तो शरीना ने सर उठाए उसे देखा। पहली बार कोई उसके लिए लड़ा था, पहली बार किसी के साथ उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था, पहली बार किसी के लिए उसका दिल धड़क रहा था। वो अपनी दिल की कैफियत से अनजान से देखी जा रही थी। जो उसे गाड़ी में बिठाते वो ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। तुम्हारा जख्म, इसकी हाथ पर नजर पड़ते ही वो घबराई। मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करो। फिक्र नहीं कर रही, मगर तुम्हें हर्ट करने का हक सिर्फ मेरा है, गुस्से से कहते वो गले में पड़ा स्कार्फ उतार कर उसके हाथ पर बांधने लगी। शमीर ने उसे देखा खामोशी से और फिर उसकी गिरफ्त से हाथ खींचते वो गाड़ी स्टार्ट कर गया। वो अपार्टमेंट में दाखिल हुए तो शरीना बिना सोचे उसका हाथ थामे अंदर बढ़ी। शमीर ने उसे देखा। बैठो इधर। उसे बेड पर बिठाते वो अलमारी से फटका से निकाल कर उसके सामने आ बैठी। हाथ दो इधर। इस नवाजिश की वजह से इसकी नवाजिश की वजह जान सकता हूँ मैडम? शमीर की निगाहें उसके चेहरे पर जमी। तुम मेरी वजह से जख्मी हुए हो तो यही तो चाहती थी ना आप कि मैं इस हालत में आ जाऊं कि आपके कदमों में गिरकर नाक रख दूं। इसकी बात पर शरीरा ने लग खींची। वो क्या है ना शमीर खान, हवेली का खून होने के बावजूद इनकी जैसी पत्थर दिल नहीं बन सकती, तो फिर आजाद कर दे मुझे। तो उसकी बात पर शमीर के जख्मों पर मरहम लगाता हाथ थमा। आजादी नामुमकिन है, ये गुलामी तुम्हारा नसीब है। उसका हाथ पीछे करते वो उठकर आगे बढ़ी जब अचानक शमीर उसका बाजू थाम उसे दीवार से लगाता उसे गिर्द दोनों हाथ रख गया। ये क्या बदतमीजी है शमीर? आजादी नामुमकिन है, गुलामी मेरा नसीब है, तो मेरे साथ ये कैद आपकी भी है। दूर रहो कर बात करो। उसकी सुबह शरीना की हवा झुंझला गई। क्यों? हमारे दरमियान जो रिश्ता है वो इस दूरी की मुझे तो इजाजत नहीं देता। उसके चेहरे पर बिखरे बाल समेटता वो शरीना का दिल धड़काने का बायस बना। तो तुम शमीर, मेरी बात सुने मैडम, मेरे साथ नरमी से पेश आने की वापस गलती मत कीजिएगा, वरना अंजाम बुरा होगा।
اس کے हॉंठों पर उंगली रखते वो शरीना को वार्न करता। एक झटके से वहां से निकला। उसके निकलते शरीना का हाथ अपने दिल पर पड़ा। या अल्लाह! उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था और जो नाम ये धड़कनें ले रही थी वो फिलहाल नाम नहीं सुनना चाहती थी। मैडम एक बार चीमा साहब से मिल लें। उनकी सेक्रेटरी इतने दिनों से उसे फोर्स कर रही थी मगर वो हर बार टाल जाती। क्योंकि एजेंसी चीमा के साथ काम करना चाहती थी। वो एक फिल्म में शरीना को साइन करना चाहता था। वो बार बार मना कर चुकी थी मगर उसकी एजेंसी बंद थी। ना चाहते हुए भी हुक्म मानते। वो इस चीमा से मिलने आई थी मगर इसकी हालत देख वो अपने यहाँ आने पर पछताई। वो शराब के नशे में थे। मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना। बार बार तंग करना बंद करो, उसे कहते वो मुड़ी थी जब उसका हाथ चीमा की गिरफ्त में आया। उसने एक झटके से अपना हाथ उस गिरफ्त से छुड़ाते कदम पीछे लिए मगर वो मुसलसल उसकी जाने बढ़ रहा था। अचानक ही उसने शरीना का पर्स खींच लिया और फिर दरवाजे की जानिब उसने इशारा किया। तेरी गाड़ी की चाबी और उसके कमरे की चाबी गायब है। हंसते वो उसके करीब होने लगी। खबरदार खबरदार, जो तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। पीछे कदम लेते उसने चीमा की पहुंच से दूर होना चाहा जो खबासत से हंसता उसके करीब आता जा रहा था। तुझे क्या लगा था मैंने यहाँ तुझे फिल्म साइन करने के लिए बुलाया है? बहुत अच्छे से नजर थी तुझ पर मगर तेरे तो मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। पर अब देख तू मेरे शिकंजे में फंस गई है। वो नशे में सदर दुख था कि उसे तो शायद पता भी नहीं चला होगा कि वो क्या बात कर रहा है। मगर शरीना शरीना को इस वक्त अपनी इज्जत बचाने की पड़ी थी। चीमा की निगाहें उसे अपने वजूद पर गिरती महसूस हो रही थी। उसे लगा किसी ने उसे बरहना कर दिया है। देखो तुम मुझे नशे में हो तुम। हम बाद में बात करेंगे। अभी मुझे जाने दो। बताओ चाबी कहाँ है? फिर उसे बात करना ना बनती देख उसे लहजा नरम किया। एक बार बस एक बार यहाँ से निकल जाती तो फिर उसे बताती मगर फिलहाल यहाँ से निकलना बहुत जरूरी था। तूने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है। आज तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। चल अब शराफत से करीब आ। वो उसके करीब आने लगा था जब शरीना ने पास पड़ा पानी का गिलास उठाया और बिना सोचे सारा पानी उसके मुंह पर दे मारा। तो तेरी इतनी मजाल। उसे से खोलते हुए शरीना को गाली देता उसके पीछे आया मगर वो तेजी से भागी। जगह कम थी वो जानती थी ज्यादा देर तक वो खुद को महफूज नहीं रख सकती थी और ऐसा ही हुआ था। वो जल्दी उसको पहुंचता उसका बाजू जकड़ गया। वो जलील इंसान मुसलसल से लात खींचकर चीमा के पेट पर मारी मगर उसकी गिरफ्त नाकाबिल यकीन हद तक मजबूत थी। उसे सोफे पर धकेलता वो जैसे ही उसके ऊपर आया अचानक ही कमरे का दरवाजा टूटकर गिरा और कोई चप्पल चील की तरह चीमा पर झपटा। शरीना ने घबरा कर अंदर आने वाले को देखा तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर एक नई रूह फूंक दी हो। अपने सामने खड़े शमीर को देख उसके दिल को जैसे किसी ने सुकून बख्शा था मगर उसका सुकून लगने में गारत हुआ कि शमीर पागलों की तरह चीमा को मार रहा था। जिस तरह वो उसे मार रहा था शरीना को डर लग रहा था कहीं चीमा जान से ही न चला जाए। शोबिस छोड़ो उसे पागल हो गए हो। शट अप। जस्ट शट अप। मेरे आगे की जबान चलती थी। इस आदमी के सामने क्या हुआ? हाँ, वो चीमा को मारते उस पर ढाड़ा। इस वक्त अपने इतने शदीद गुस्से में था कि शरीना खौफ से पीछे हटी। वो पहली बार उसे ऐसे देख रही थी और उसका ये रूप शरीना के आसान खता कर गया। गाड़ी जैसे ही अपार्टमेंट की बिल्डिंग में दाखिल हुई शमीर जो कब से खामोश था गाड़ी से उतरता अचानक ही शरीना को कंधे पर डालता आगे बढ़ा। ये क्या बदतमीजी है? मुझे नीचे उतारो शमीर। वो उसकी कमर पर हाथ मारते चिल्लाई मगर वो बिना उसके समय कमरे में दाखिल होते पैर की मदद से दरवाजा लॉक करता उसे बेड पर फेंकते उस पर हावी हुआ। सेरेना की आंखें हैरत से फैली। क्यों? क्या हुआ? शौहर हूं मैं, इख्तियार रखता हूँ। ये खौफ के आंखों में उसके बालों को नरमी से मुट्ठी में जकड़ते उसने शरीना का चेहरा अपने करीब किया जो उसके यूं करीब आने पर सांस तक रुक गई। जवाब दो। ये शौहर ये बस खून बहा में निका नहीं होते शरीना बीबी। रात नहीं होता जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसकी बात पर शरीना ने गुस्से से उससे देखा। फरार की सारी राहें बंद किए उस पर हावी था। मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद होगी मगर तुम? मैं तो करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी बर्बाद। मार दो मुझे। शमीर ने अचानक ही उसका हाथ अपने गले पर रखा तो वो बुरी तरह घबराई। ये क्या कर रहे हो शमीर? वो हकलाई। अपनी बीवी को हक दे रहा हूँ सारे बदले बराबर करने का। क्योंकि आज के बाद शमीर खान आपका गुलाम नहीं होगा मैडम। उसकी बेबाक सी बात पर शरीना का चेहरा गुलाब हुआ। हमारे हया के पलके झुक कर लड़ती मगर अगले लम्हे वो जैसे होश में आई। यहाँ से जाओ शमीर। क्यों? क्या हुआ? बदला नहीं लेना? उसके चेहरे पर फूंक मारते वो उसके
चेहरे पर झुका और फिर झुकता चला गया। शेरीना ने सफेद से आंखें बीछी। कसूर फैज लम्हा, धड़कनों का शोर और घड़ी के टिक टिक। लम्हा थम गया था और वो दोनों इस लम्हे में कैद होकर रह गए थे। धड़कनों का शोर, सांसों का तलातुम और माहौल का छाया पशु का फोन की रिंग टोन से टूटा था। शेरीना ने घबराते शमीर को खुद से दूर धकेला। जाओ यहाँ से। बिखरे तनफ्फुस के साथ उसने रुख मोड़ा। शमीर ने बहुत जब्त से उसे देखा और फिर खामोशी से कमरे से निकलता चला गया। नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं एक दुश्मन को दिल में नहीं बसा सकती, कभी नहीं। तुम्हें वापस जाना होगा। मुझे तुमसे कोई बदला नहीं लेना शमीर। उसे कहते उसने एक फैसला लिया था, अटल फैसला। वो कानून के मुताबिक अपना काम करने में मसरूफ थी उस दिन के बाद से। सेलिना उससे दूर थी। वो चाह कर भी उसके दिल का हाल नहीं जान सका। उसके यहाँ आने का मकसद भी पूरा हो गया था, मगर सोचों से इस शेरीना के दिल की आवाज ने निकाली। मुझे तुमसे बात करनी है शमीर। उसे कहते वो अंदर आई तो शमीर खामोशी से उसकी पैरवी करते सोफे के पास आ रुका। शेरीना की टेबल पर टिकट फेंकी। कल सुबह की ट्रेन की टिकट है, तुम वापस जा रहे हो। उसकी बात पर वो बुरी तरह चौंका। क्या मतलब है? मतलब साफ है, मैं गलती पर थी, मुझे वो फैसला नहीं करना चाहिए था, मगर अब मुझे समझ आ गया है। मैं अपना पंचायत में लिया गया फैसला लेती हूँ वापस। इसके बाद हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और वो अपना फैसला सुना चुकी थी। शमीर के चेहरे पर पुलिस जावेद की मुस्कुराहट आई। खामोशी से टिकट उठाता अंदर बढ़ गया। अगली सुबह वो जाने से पहले उसके पास आया तो शरीना का दिल चाहा उसे रोक लिया, मगर दिल पत्थर करना लाजिम था। आप नहीं कि यहाँ मुझे, और अब आपकी मर्जी के मुताबिक जा रहा हूँ। आपका हक मुझ पर से खत्म हो। जानती हूँ मुझे क्यों बता रहे हैं, वो उलझी। सवाल का जवाब जल्द दूंगा। उसे कहते वो रुका नहीं था। शरीना को लगा उसके जाने से जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा चला गया। वो जा चुका था, जिंदगी मामूल पर आ गई थी। इस इंसान के साथ गुजरे 3 महीने उसे अनजाना सा दर्द से दिल उठा, मगर मैं पुरानी यादों को भूल जाना चाहती थी। रोजीना बेगम वापस आई तो उन्हें वो बहुत बदली लगी। मैं ठीक हूँ मम्मा। हर बार वो उन्हें अपने लफ्जों से तसल्ली देती थी, मगर वो ठीक नहीं थी। दिल अनजाने खौफ में मुब्तला था, और उसका ये खौफ कुछ ऐसा गलत भी नहीं था। वो उसका और देखना, मुलाजमों को छुट्टी देते वो और रोजीना बेगम क्वालिटी टाइम गुजार रही थी, जब डोर बेल की आवाज पर शरीना खुद दरवाजे तक आई, मगर सामने मौजूद शख्स को देख तो चेहरे का रंग बदल गया। सामने ही सफेद कलर कलक लगे काटन के सूट पर शॉल लिए वो शमीर खान था। वो लम्हे को उसे पहचान नहीं सकी। तुम? रास्ता दीजिए मिसेस शरीना। उसे कहते वो अंदर आया तो सामने मौजूद रुस्ना बेगम ने हैरत से उसका बदला रूप दिखा। शमीर? जी, शमीर तनवीर खान फूफो जान। अपने तारुफ से वो इन पर पहाड़ गिरा गया। अपनी अमानत लेने आना चाहता था, मगर फिर आपको कुछ हमारे पास था वो भी आपको देना था। कहते साथ उसने एक ब्रेक केस उसके सामने रखा, जिसे देख रोजीना बेगम की आंखें नम हुई। ये कैसे? वो हैरान थी, जबकि वो मुस्कुरा रहा था। ये खेल उसका था, उसी को उसे खत्म भी करना था। उसकी सोचें 4 महीने पहले इस दिन की जानिब गई थी जहां से ये शुरू हुआ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शमीर। तुम इससे बदला लेने गए थे? तनवीर खान उसके मुतालबे पर अपनी जगह से उठी। आपको ऐसा लगता है, मगर मुझे नहीं। आपको क्या लगता है बचपन का निकाह मैं यूं ही जाने दूंगा? किस्मत ने मुझे मौका दिया और मैंने वो मौका अपने हक में इस्तेमाल किया। अब आप फुफो का हक नहीं, उन्हें दे दें। हाँ, कैसा? कौन सा हक? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इस औरत ने क्या खुराफात तुम्हारे दिमाग में भर दी? खुराफात? आप इसे खुराफात कहती है, मगर आप क्या जानती हैं किसी का हक खाना क्या होता है अम्मी? इसकी बात पर उन्होंने तनवीर खान को देखा। ये सब हमने बनाया है शमीर, मगर जो चीजें उनकी थी आपको उन्हें देनी होगी। और एक बात याद रखिएगा, मैं शरीना खान से बरदार नहीं होगा। अब की बार जुबेदा बेगम बुरी तरह बौखलाई। खबरदार, खबरदार जो तुमने इस आवारा को। अम्मी, वो मेरी बीवी है और उसका किरदार कैसा है मैं उसके साथ गुजारे वक्त में देख चुका हूँ, इसलिए प्लीज। इसका लहजा दो टोक और अटल था। जुबैदा बेगम सर पकड़कर बैठ गई। हाल तमीर खान का था। वो तो समझे थे वो अपने बाप की बेइज्जती का बदला ले लेगा, मगर वो तो इन लोगों के हक के लिए खड़ा हो गया था। मैं सब देखता समझता आया हूँ बाबा। आपने अपनी माँ की वजह से ये किया, मगर अब जिन लोगों ने ये कहानी शुरू की थी वो दुनिया में नहीं है। नफरतों का खेल खत्म करेंगे। बढ़े, आगे बढ़े। ये ना हो कल को आप मुझे भी इस दुश्मनी के चक्कर में खो दें। इसकी बात पर तनवीर खान ने खामोशी से उसे देखा। हम सब भुला देंगे तो क्या वो लोग भी भुला सकेंगे?
नहीं, वो आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। खुद को कर भी दे मगर वो उन्हें, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं बस ये जानता हूँ मज़ीद दुश्मनी को ना बढ़ाया जाए। तो ये तो फिर एक तरफ़ा चीज़ हुई। शमीम, क्या तुम्हारी नज़दीक बाप की कोई इज़्ज़त नहीं? आपकी इज़्ज़त करता हूँ इसलिए ये सब कर रहा हूँ। कल को वो कोर्ट चली जाएगी, आपके यहाँ रसवाई के कुछ नहीं आएगा, गाँव में अलग आपका नाम ख़राब होगा बाबा। वो उन्हें तहम्मुल से समझा रहा था, वो सब ठीक कर देना चाहता था इन नफ़रतों को, इन रिवायात को। वो जानता था अपने बाप को कैसे हैंडल करना है, उसे वक़्त लगा। उसने कर लिया था और अब वो उनके सामने था। मैं ये नहीं ले सकी शमीर। उन्होंने ज़मीन और जायदाद के कागज़ात वापस उसके हवाले किए, वो उनका हिस्सा लेकर यहाँ आया था। ये आपका हक़ है। ये मेरे भाई की मेहनत से बनाया गया है, मेरा कैसा हक़? मुझे हवेली वालों से कुछ नहीं चाहिए शमीर। जानता हूँ मगर ये सब आगा जान आपके नाम कर गए थे। अपने बाप को क्यों तकलीफ देना चाहती हूँ? इसी बात पर उन्होंने शरीना को देखा जो इशारे से उन्हें देने का कह रही। तुम किस ज़मानत की बात कर रहे थे शमीर? उसका कागज़ात लेके उन्हें अचानक याद आया। शमीर ने मायने खैर निगाहों से उसे देखा, निगाहों के तसादुम पर शरीना का सर नबी में हिला। शरीना, शरीना से इनकार करना चाहता हूँ। उसकी बात पर रोज़ाना बेगम ने उसे देखा। क्या वो तुम्हारे निकाह में नहीं है शमीर? आपके चौंकने की बारी दोनों की थी। शुरू से पता था मुझे, और क्योंकि ये सब शरीना ने किया है तो इस रिश्ते का अंजाम क्या होना चाहिए ये भी तो ज़्यादा बेहतर पता होगा। क्यों शरीना? इनकी बात पर शरीना का सर मारे शर्म के झुक गया। उसने हमेशा अपनी माँ को सबसे अहम रखा था मगर जिंदगी के इतने बड़े फैसले पर वो उन्हें शाम तक नहीं कर सकी। खुद से गुस्सा होते वो उठकर बालकनी में आ गई, तभी शर्मीर उसके पीछे आया। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था, तुम क्यों वापस आए? उसके आने पर तड़प कर उसकी जानिब मुड़ी। शमीर ने अचानक ही उसे अपनी जानिब खींचते अपने करीब किया। फिर जी, शौहर से बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना मैडम, मैडम साहिबा। उसके बदले अंदाज पर शरीना की आंखें फैली। शमीर, तुम शौहर से ऐसे बदतमीजी से बात करते, जरा जान वान कहकर पुकारे। इसके कान के करीब घुसा वो अचानक ही उसकी कनपटी पर लग गया। शरीना को अपना दिल हथेली में धड़कता महसूस हुआ। ये बदतमीजी तुम कर रहे हो, मुझे इस रिश्ते को, आप ये रिश्ता कबूल कर चुकी हैं मिसेस शमीर। इसी चेहरे पर आई लटों को पीछे करते हुए दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराए। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ गाँव जाऊंगी? हरगिज नहीं, मैं नहीं चाहता आप गाँव आए ना, मैं यहाँ सेटल होने वाला हूँ। उसकी बात पर शरीना के मारे हैरत आंखें फैली। मैं शमीर, और वो इससे दूर रहना चाहती थी मगर मुकाबिल की चमकती निगाहें उसे मजीद इस शख्स से करीब कर रही थी। एक नई शुरुआत करते हैं जहाँ मर्जी की कोई बात नहीं होगी, ना मैं तुम्हें गाँव जाने के लिए फोर्स करूंगी, ना तुम्हें किसी को माफ करने का कहूंगी। और ऐसा तुम क्यों करोगे? क्योंकि मैं मैडम शरीना का डाई हार्ट फैन हूँ। उनका कोई प्रोग्राम मैंने मिस नहीं किया। इसकी बात पर शरीना को हैरत हुई। मगर मैं ये सब छोड़ना चाहती हूँ। मैं सपोर्ट करने को तैयार हूँ, जो करना चाहती हैं हुक्म कर। और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इजहार इतना अचानक था कि शरीना इस पर से निगाहें नहीं हटा सकी। क्या हुआ, अच्छा लग रहा हूँ क्या? हाँ, ज़ाहिर लग रहे हो। उस पर फौरन निगाहें हटाए उसने रुख मोड़ना चाहा मगर वो उसे ऐसा करने से रुक गया। इस ज़हर को शायद समझकर रोज़ पी जाना। इसी फ़ुज़ूल सी बात पर शरीना ने बेइख्तियार हँसी। तो क्या मैं हाँ समझी? फ़ुज़ूल मत बोलो। नखरा दिखाते वो उसके सीने से सर टिका गई। आई प्रॉमिस, मैं कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूँगा। मैं इस वादे पर यकीन करना चाहूँगी शमीर। इसके सीने से सर उठाए शरीना ने शमीर को देखा जो झुककर उसके माथे पर लब रख गया। और मैं इस यकीन पर कभी टूटने नहीं दूँगा। उसे खुद में कैद करते वो आँखें मूंद गया। ये एक नई शुरुआत थी, अभी तो उन्होंने मोहब्बत की जानिब पहला कदम बढ़ाया था, अभी तो मोहब्बत से पूरी मुलाकात बाकी थी।